गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अभी तक हमने डिस्कस किया है आइसोमेरिज्म क्या है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, ये हमने डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म डिस्कस किया है। मैंने बताया था दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है, एक कॉन्फ़िगरेशनल और एक कन्फर्मेशनल। ठीक है, हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस किया है। चार तरह के प्रोजेक्शन फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, शोहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला और वेज-डैश प्रोजेक्शन फार्मूलेज। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो मैंने बताया था कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमर है वो एक दूसरे में सिंगल बॉन्ड में रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप की होती है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझने हैं, जैसे सबसे पहले हमें देखना है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैं आपको समझा देता हूँ कि जो भी सनलाइट है हमारी, जो भी रेडिएशंस आती हैं वो रेडिएशंस चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में वाइब्रेट करती हैं। लेकिन जब हम लोग इस रेडिएशन को प्रिज्म में से निकालते हैं तो इस रेडिएशन का वाइब्रेशन केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रह जाता है। और इस निकोल प्रिज्म में से निकलने के बाद जो लाइट हमें मिलती है, जिसका केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए या इस PPL को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में या ऑप्टिकल एक्टिविटी में कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये जो आपका लाइट सोर्स है, जब हमने इसमें से प्रिज्म में से निकाला तो ये आपका PPL बन गया। यहाँ पे क्या बन गया आपका PPL। और जब इस PPL को हम लोग किसी ट्यूब में, जिसमें कि किसी एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसमें से निकालते हैं तो क्या होता है, देखो ध्यान से, ये जो सब्सटेंस है वो उस PPL लाइट का जो वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन की जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन को रोटेट करता है। हो सकता है वो इस PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं, हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन उसको रोटेट कर दे, ऐसे सारे सब्सटेंस जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। दैट्स क्लियर क्या है। और उनकी जो ये करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रोटेट करने की, या जो सब्सटेंस रोटेट करता है उन्हें ऑप्टिकल कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, और जो रोटेट करने की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जो नेचर है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता। क्या बोलेंगे उसे? ऑप्टिकल एक्टिविटी और प्रकाशिक सक्रियता। तो क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। compounds which rotate the plane of polarized light
आर कॉल्ड ऑप्टली एक्टिव कंपाउंड्स। मैंने पहले ही कह दिया है कि वो सारे कंपाउंड्स जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कैन बी टू टाइप्स। मीन्स हो सकता है वो डेक्स्ट्री रोटेटरी हो। डेक्स्ट्री रोटेटरी मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया है डेक्स्ट्री रोटेटरी का क्या मतलब है कि अगर आपका ये तल है पीपीएल का और इसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे तो उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इफ़ द कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन टू द लाइट क्लॉकवाइज it's said to be dextrorotatory or it is denoted by positive or D for dextrorotatory और positive for clockwise। दूसरा होता है लीवोरोटेटरी। अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस पीपीएल के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है तो इस नेचर को बोलते हैं लीवोरोटेटरी। और लीवोरोटेटरी को हम लोग डिनोटेड बाय नेगेटिव और एल, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, द चेंज इन द एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन। कि जो पीपीएल है उसको कितने डिग्री के कोण से रोटेट करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। एंड द ऑप्टिकल रोटेशन इज डिटेक्टेड बाई एंड मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरीमीटर। क्या यूज करते हैं? पोलरीमीटर। ये कैलकुलेट करने के लिए कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है उसने पीपीएल को कितने एंगल से रोटेट किया है, पोलरीमीटर यूज करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन विच इज गिवन एज। ये ध्यान रख लेना क्या है कि कितने डिग्री के एंगल से रोटेट किया है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, टी और लैम्डा, और यहाँ पे होता है एल्फ़ा अपॉन एल इंटू सी। और ये जो एल्फ़ा है वो स्पेसिफिक रोटेशन को शो करता है। मीन्स कितने डिग्री के एंगल से रोटेट किया है उसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। और इस स्पेसिफिक रोटेशन को ज्ञात करते हैं या कैलकुलेट करते हैं एल्फ़ा अपॉन एल इंटू सी से। यहाँ पे जो एल्फ़ा है वो स्पेसिफिक रोटेशन है, एल टी जो है वो टेम्परेचर है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है, एल्फ़ा ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ध्यान रख लेना ये एल्फ़ा क्या है? ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। एल क्या है? लेंथ ऑफ द सेल इन लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इन डायमीटर। कि ये जो ट्यूब ली थी जिसमें सैंपल भरा हुआ है इसकी लंबाई कितनी है, डेसीमीटर में यूज करते हैं। और जो सी है हमारा वो है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल इन ग्राम पर ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये हो गया आपका स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड यू हैव टू लर्न ऑलवेज दिस फॉर्मूला। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है क्लियर हो गया। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, लीवो रोटेटरी क्या है, और जो स्पेसिफिक रोटेशन है मींस जो पीपीएल है उसका जो प्लेन है वो कितने डिग्री के एंगल से रोटेट हुआ है इसको हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन से कैलकुलेट करते हैं। और स्पेसिफिक रोटेशन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, वो एक फॉर्मूला है हमारा, उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने एक टर्म्स यूज किया ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हम लोग एक नया टर्म डिस्कस करेंगे कायरलिटी। और कायरलिटी को समझने से पहले कुछ और टर्म्स हमें समझना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कायरिल। कायरिल वर्ड क्या है? तो कायरिल का क्या मतलब है? द वर्ड कायरिल इज यूज फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स which have right-handed and left-handed forms. For example, molecules which have handedness and the general property of handedness is termed chirality. An object which is not superimposable upon its mirror image is chiral. ये ध्यान रख लेना कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी पदार्थ या कोई भी सब्सटेंस जिसकी जो मिरर इमेज बन जाए और ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं हो, ऐसे सारे पदार्थ या सब्सटेंस जो हैं वो कायरिल कहलाते हैं।
क्या कहलाएंगे वो सारे सब्सटेंस? कायरल सब्सटेंस कहलाते हैं। समझ में आ गया कायरल क्या है? वो सारे सब्सटेंस जो अपना मिरर इमेज बनाते हों और उस सब्सटेंस और उसकी मिरर इमेज को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? कायरल सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, एक नया टर्म देखते हैं, या फिर कायरल को हम लोग समझ ले पहले। देखो कायरल क्या है, ये देखो ये हमारा एक कंपाउंड है, ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रख लेना। जैसे कि हम लोग लेफ़्ट और राइट हैंड की बात करें, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, लेकिन उनको एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रख लेना। समझ में आ गया कायरल क्या है? अब एक नया टर्म देखते हैं, अकायरल। ऑब्जेक्ट एंड मॉलिक्यूल्स विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज इज अकायरल। ऑब्जेक्ट एंड मॉलिक्यूल्स विच आर सुपर इम्पोजेबल मीन्स कोई पदार्थ है या सब्सटेंस है, उसकी मिरर इमेज है, अगर दोनों को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज किया जा सकता है तो वो पदार्थ अकायरल होगा। अकायरल मॉलिक्यूल हैज इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, a hypothetical plane which bisect an object a molecule into mirror relative wells, an object or molecule with an internal plane of symmetry is achiral। ये ध्यान रख लेना। मीन्स इस चीज़ को हम लोग आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बाकी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कोई कंपाउंड है, ये सपोज, और ये इसकी मिरर इमेज है, ये दोनों मिरर इमेज हैं, लेकिन अगर इस कंपाउंड में कोई, इसमें कायरल सेंटर भी है, लेकिन अगर इस कंपाउंड में कोई प्लेन पाया जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो इस कंपाउंड का मिरर इमेज तो बनेगा, लेकिन वो एक्चुअल में दूसरा कंपाउंड नहीं होगा, वो कंपाउंड सेम ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, हम लोग उनको बोलते हैं अकायरल। क्या बोलेंगे उनको? अकायरल। अब देखो नया टर्म देखते हैं, द टर्म एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर। ये बिल्कुल क्लियर है कि एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है या कायरल सेंटर क्या होता है। तो देखो अगर आपके पास कोई कार्बन है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा वो? 4 ABCD। और अगर ये चारों के चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट एटम से जुड़े हुए हों, तो ये जो कार्बन होगा उसे हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। मीन्स कार्बन सबको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, अगर ये चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट एटम से जुड़ी हुई हो, तो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर, और इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर, और इसको स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। ध्यान रख लेना, 3 नाम है, एसिमेट्रिक सेंटर, कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर, ध्यान रख लेना। और ऐसे जो मॉलिक्यूल होंगे उनको बोलते हैं हम लोग कायरल मॉलिक्यूल, जिनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं कायरल सेंटर के। देखो बहुत अच्छे से दे रखा है, ये कार्बन है, इससे देखो 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन होगा और कायरल कार्बन होगा। यहाँ पे बात करें तो देखो इस कार्बन से ये और ये अलग है, बट ये दोनों हाइड्रोजन हैं, और दोनों हाइड्रोजन होने की वजह से ये जो कार्बन होगा वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा, कायरल सेंटर नहीं होगा, अकायरल सेंटर होगा। ये ध्यान रख लेना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये जो कार्बन होगा वो कायरल सेंटर होगा। क्या होगा? वो कायरल सेंटर होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल अलग ही केस है, 4 बॉन्ड है ही नहीं इसके पास, बॉन्ड 4 हैं, लेकिन जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं है, तो ये तो अकायरल हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है, कायरलिटी क्या है, कायरल सेंटर क्या है, अकायरल क्या है, कायरल कंपाउंड क्या है, ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखो ये और एग्जाम्पल है हमारा। इस एग्जाम्पल में देखो
दो कायरल सेंटर हैं। देखो अगर इस कार्बन की बात करें तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और ये पूरा ग्रुप अलग है, मतलब चारों ग्रुप अलग है। तो ये जो सेंटर होगा वो कायरल सेंटर होगा, ऐसे ही ये कायरल सेंटर होगा, ऐसे ही ये वाला कायरल सेंटर होगा, ऐसे ही ये वाला कायरल सेंटर होगा और ऐसे ही ये वाला कायरल सेंटर होगा। मीन्स इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर हैं, इस कंपाउंड में 3 कायरल सेंटर होंगे। ये ध्यान रख लेना, इसमें 2 हैं, इसमें 3 कायरल सेंटर होंगे, ये ध्यान रख लेना। आगे चलें। देखो ये वही बात है, द टर्म स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर मैंने पहले ही बता दिया आपको। जो कायरल सेंटर है, जो एसिमेट्रिक सेंटर है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। क्या बोलते हैं उसी को? स्टीरियो सेंटर। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये चारों वैलेंसी चारों ग्रुप से अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टीरियो सेंटर। ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, A stereo center is defined an atom on which an interchange of any 2 atoms or groups result in a new stereo center. When the new stereo center is an enantiomer, the stereo center is called chiral center. All stereo centers are not tetrahedral. ये ध्यान रखना कि जो हमारा स्टीरियो सेंटर है वो कोई ज़रूरी नहीं है वो टेट्राहेड्रल ही हो, वो डबल बॉन्ड वाला स्टीरियो सेंटर भी हो सकता है, जो हम लोग आगे पढ़ें। समझ में आ गया? स्टीरियो सेंटर क्या है कि अगर हमारे पास कोई कायरल कार्बन है और इसमें कोई 2 एक्सचेंज करें हम लोग आपस में और एक नया स्टीरियो सेंटर बने, ये देखो नया स्टीरियो सेंटर हो गया, और ये नया वाला पूरा कंपाउंड ही पहले वाले कंपाउंड की मिरर इमेज हो, तो इस टाइप के सेंटर को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? स्टीरियो सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? स्टीरियो सेंटर। आगे चलते हैं। देखो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। हम देखो कि जो लास्ट वाली लाइन थी कि कोई ज़रूरी नहीं कि स्टीरियो सेंटर टेट्राहेड्रल ही हो, यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा डबल बॉन्ड एक स्टीरियो सेंटर है। क्या है ये? कि पूरा का पूरा स्टीरियो सेंटर है। और अगर हम लोग कोई 2 ग्रुप को एक्सचेंज कर दें, सपोज इन दोनों को हम लोग एक्सचेंज कर दें, तो ये बन जाएगा एक न्यू स्टीरियो सेंटर बन जाएगा। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टीरियो सेंटर टेट्राहेड्रल ही हो, एक डबल बॉन्ड भी आपका स्टीरियो सेंटर हो सकता है। ये ध्यान रख लेना। क्लियर है ये वाला? आगे चलते हैं। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, जो आगे बहुत काम आएगी हमारे। ये आपका कंपाउंड है, इसमें देखो 2 स्टीरियो सेंटर है, कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है, लेकिन कायरल सेंटर होने से ये वाला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए था। ये कंपाउंड जो है वो कायरल होना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखना मैंने आपको बताया था कि कायरल सेंटर होने के बाद भी अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, सिमेट्री ऑफ प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अकायरल होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये ध्यान रख लेना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये ध्यान रख लेना कि अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कायरल सेंटर है लेकिन कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उस पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अकायरल होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। तो देखो हमें ये समझ में आ गई है कहानी अब तक कि आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल गया कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होगा और कौन सा मॉलिक्यूल अकायरल होगा। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कायरल सेंटर क्या है या एसिमेट्रिक सेंटर क्या है। तो यहाँ तक जो हमारे पास जो बात निकल के आई है वो ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल, क्या कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर होगा, क्या सा सेंटर होगा, कायरल सेंटर होगा या एसिमेट्रिक सेंटर होगा या स्टीरियो सेंटर होगा। अब मैंने स्टीरियो सेंटर में बता दिया था कि वो हो सकता है टेट्राहेड्रल कार्बन हो या डबल बॉन्ड हो, वो सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मीन्स कायरल होंगे,
ये दोनों बातें ध्यान रख लेना। ऑप्टिकली एक्टिव होंगे मीन्स कायरल होंगे, बट एक कंडीशन और है इसके साथ कि कोई भी मॉलिक्यूल कायरल सेंटर होने पर या एसिमेट्रिक सेंटर होने पर या स्टीरियो सेंटर होने पर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट उसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए? सिमेट्री एलिमेंट। तो देखो हम लोग एक बार सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर हम लोग वापस यही आएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, या हम लोग कह सकते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। यहाँ तक हम लोग क्यों पहुँचे हैं, ये बात क्लियर हो गई आपको। हमने ये पढ़ा है कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर होगा या सिमेट्रिक सेंटर होगा या स्टीरियो सेंटर होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। मीन्स कायरल मॉलिक्यूल होगा, बट वो कायरल या ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी होगा जब उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। क्या प्रेजेंट ना हो? सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो अब हमें पता होना चाहिए कि सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं। देखो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या है, वो हम लोग बता देंगे आपको कि कोई भी ऐसा सिमेट्री एलिमेंट जो किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को ख़त्म करता हो, वो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगा। और जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। किसकी बात करते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो क्या होता है, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए प्लेन विच डिवाइड ए मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स विच आर रिलेटेड एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। कि कोई भी प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को 2 बराबर भागों में डिवाइडेड कर दे और ये दोनों भाग एक दूसरे की क्या हों, मिरर इमेज हों, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल के हम लोग थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखो ये आपका कोई कंपाउंड है, देखो ये आपकी एक तरह से 6 मेंबर रिंग है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से काट दें तो देखो ये हाफ और ये हाफ बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। और अगर इधर से काट दें तो भी ये वाला हाफ और ये वाला हाफ बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों प्लेन हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। ऐसे ही अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें, डायोल की बात करें, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से काट दूँ या ये प्लेन लगा दूँ तो देखो ये हाफ और ये हाफ दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, यहाँ पे मिरर इमेज होंगे, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या होगा, देखो इसमें 2 कायरल सेंटर हैं, फिर भी ये मॉलिक्यूल अकायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो बिल्कुल हमने लिखा है यहाँ पे, द मॉलिक्यूल्स हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री आर अकायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, चाहे उसमें कितने ही कायरल सेंटर हों, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अकायरल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सिमेट्री एलिमेंट की। दूसरा सिमेट्री एलिमेंट है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या है हमारा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री को समझने से पहले देखो ये एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या है, देखो इधर देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा पॉइंट या सेंटर जिसको दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर दोनों दिशाओं में सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप्स को मिलाता है। जैसे इस डायरेक्शन में ये हो गया तो दोनों तरफ COO है सेम डायरेक्शन में। यहाँ से बात करें तो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। और अगर यहाँ पे बात करें तो देखो सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे 2 ग्रुप हैं, और अगर इनकी बात करें तो भी सेम डिस्टेंस पे 2 ग्रुप हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये जो सेंटर है हमारा, मीन्स ये वाला जो सेंटर है हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ सिमेट्री।
तो समझ में आ गया क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री? मीन्स ऐसा पॉइंट जिसको किसी भी डायरेक्शन में दोनों दिशाओं में आगे बढ़ाया जाए तो वो दोनों दिशाओं में सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप्स को मिलाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, ये हमारा एक और एग्जांपल है। यहाँ से अगर हम लोग इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री माने तो देखो ये सेम डिस्टेंस पे इन दोनों को मिला रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात करें तो देखो ये सेम डिस्टेंस पे दोनों हाइड्रोजन को मिला रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग तीसरी बात करें तो देखो ये सेम डिस्टेंस पे दोनों CO को मिला रहा है। अगर लास्ट में हम लोग एक बार और बात करें तो देखो ये सेम डिस्टेंस पे दोनों NH को मिला रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है आपका, ठीक है, ये वाला जो सेंटर है आपका, ये वाला जो कार्बन था, ये जो सेंटर है, जो भी एटम है, मेटल है आपका, उसको हम लोग बोलेंगे कायरल सेंटर, सॉरी उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ सिमेट्री। और वही कहानी यहाँ पे है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो वो मॉलिक्यूल भी हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, चाहे उसमें कितने भी कायरल सेंटर हों, ये ध्यान रख लेना। तो दो आपके सिमेट्री एलिमेंट हो गए हैं, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक और देख लेते हैं जो हमारा लास्ट होगा, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखो ये क्या है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री? सपोज हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग यहाँ से एक एक्सिस रखें इस पे, और इस एक्सिस पे इसको 180 डिग्री के कोण से घुमा दें या एंगल से घुमा दें, सपोज यहाँ पे तो सॉरी दोबारा देखते हैं हम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी कि अगर हमारे पास ये H2 है, इसको H1 दे देते हैं, इसको H2 दे देते हैं। दो H हैं इसमें हमारे पास, ये H1 है हमारा और ये H2 है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सिस पे इस H2 मॉलिक्यूल को 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करता हूँ। तो 180 डिग्री से एंगल से रोटेट करूँगा तो क्या होगा, देखो 180 डिग्री से रोटेट किया जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये H1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल था, ये देखो क्या था H1 और ये H2। इसको 180 डिग्री के कोण से रोटेट किया है तो हमें ये मिल गया, और अगर इसको हम लोग 180 डिग्री के कोण से रोटेट करें तो ये वाला मिल जाएगा। मीन्स जो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, जिस एक्सिस पर मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर एंगल से घुमाने पर जो नया कंपाउंड बनेगा या जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो पहले वाले मॉलिक्यूल के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। ऐसी एक्सिस को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे हमने कि अगर आपका ये मॉलिक्यूल है, देखो ये Cl ऊपर है, ये Cl नीचे है, ये F नीचे है, ये F ऊपर है। तो अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर दे तो आपका ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन गया आपका? ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सिस है वो है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसको? अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये तीन आपके पास सिमेट्री एलिमेंट हो गए हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड फाइनल आपका है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। किसकी बात करते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स की, या हम लोग कर सकते हैं बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स की। अब देखो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे या ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे वो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं वो अपनी मिरर इमेज बनाते हैं, और ये दोनों कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होती हैं, अध्यारोपित नहीं होती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ये दोनों जो आइसोमर होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे।
या हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों जो होंगे वो स्टीरियो आइसोमर होंगे, मीन्स मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर हो गए, मीन्स स्टीरियो आइसोमर हो गए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर या टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। देखो क्या है, आइसोमर्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर। वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है, कि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट उनका जो कायरल सेंटर है उससे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं या एटम्स जो जुड़े हुए हैं उनका 3G अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो देखो हम लोग 3 तरह के स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे बेसिकली। एक पढ़ेंगे इनेंशियोमर, एक हम लोग डिस्कस करेंगे डायस्टीरियोमर, और एक हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रियो और इरिथ्रो आइसोमर। ये ध्यान रख लेना, 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर होगा या टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनेंशियोमर। देखो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज अगर ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं तो ये इनेंशियोमर कहलाते हैं। क्या बोलेंगे इनको, इनेंशियोमर बोलेंगे। मीन्स कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज, मतलब अगर उसकी मिरर इमेज बनती है तो वो दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे, सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो उनको दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, इनेंशियोमर। लिखा हुआ है यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनेंशियोमर। मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज तो होती है बट वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है, उनको हम लोग बोलते हैं इनेंशियोमर। ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, बात करते हैं डायस्टीरियोमर की। किसकी बात करेंगे, डायस्टीरियोमर की। डायस्टीरियोमर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी कंपाउंड या हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 ऑप्टिकल आइसोमर जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टीरियोमर। स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर और कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, अगर मिरर इमेज होते तो वो होते इनेंशियोमर, बट अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो क्या होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे। ये ध्यान रख लेना, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये वाली, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ये एग्जाम्पल लें 4 कंपाउंड्स का, तो देखो अगर इन दोनों कंपाउंड का कंपैरिजन करें तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। ये ध्यान रख लेना, क्या है एक दूसरे की मिरर इमेज, सॉरी बिल्कुल ओके, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है तो ये क्या हुए, इनेंशियोमर। और ये वाले दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है तो ये क्या हुए, एक दूसरे के इनेंशियोमर। ये ध्यान रख लेना। लेकिन अगर हम लोग कंपैरिजन करें इसका, अगर हम लोग कंपैरिजन करें इस कंपाउंड का इस कंपाउंड से, तो देखो इसमें दोनों OH दोनों H अपोजिट साइड में, इसमें दोनों H सेम साइड में, मीन्स ये इसकी मिरर इमेज है ही नहीं। ये वाला और ये वाला A और C एक दूसरे की मिरर इमेज है ही नहीं। और अगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होंगे। ये ध्यान रख लेना। ऐसे ही अगर हम लोग इसका कंपैरिजन इसके साथ करें तो देखो इसमें दोनों H अपोजिट साइड में और इसमें दोनों H सेम साइड में, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। और अगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो कैसे कंपाउंड है ये डायस्टीरियोमर होंगे। क्या होंगे, दोनों कंपाउंड एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होंगे। ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, एक कंसेप्ट और रह गया हमारा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि अगर हम लोग इन दोनों कंपाउंड्स का इनमें से किसी भी कंपाउंड के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो डायस्टीरियोमर होंगे। क्या होंगे, वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होंगे। ये ध्यान रख लेना आप लोग। एक आइसोमर और है